सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन। क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी कहते हैं मात्रा को, और सर्वे का यहाँ पे मतलब है मापन, और वैल्यूएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन। क्वांटिटी का मतलब मात्रा से है, और सर्वे का मतलब है मापन से, और वैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन से। तो मात्रा का मापन यानी जो भी काम सिविल इंजीनियरिंग में कराए जाते हैं उनका मेजरमेंट लेना यानी मापन करना। किसका? उसके द्वारा उसकी क्वांटिटी निकालना, मात्रा की गणना करना। इसी को कहते हैं एस्टीमेट। इसी को कहते हैं एस्टीमेट। तो किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण से पहले, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट का मतलब है बिल्डिंग से हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो, सिविल से संबंधित रोड वर्क हो, कैनाल हो, रेलवे लाइन हो, ये प्रोजेक्ट कहलाते हैं। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को कराने से पहले उसकी अनुमानित लागत पता हो तो उस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कहते हैं निर्माण से पूर्व किसी भी प्रोजेक्ट का एज पर स्पेसिफिकेशन, यानी प्रोजेक्ट में जो विशिष्टियां दी हैं उसके अनुसार अनुमानित लागत ज्ञात करना ही एस्टीमेट कहलाता है। क्लियर? तो अब इसमें एस्टीमेट जो करते हैं वो दो तरीके से है। एक तो हम उसमें जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी हमें उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना है तो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में हमारी जैसे स्टार्टिंग से चले तो शुरुआत होती न्यू की खुदाई से, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन या सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये आइटम कहलाते हैं। ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, डीपीसी, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी ये हमारे आइटम्स कहलाते हैं। इनकी क्वांटिटी निकालना, और क्वांटिटी निकाल करके जो हमारे प्रेजेंट रेट्स हैं उनसे हम उनके गुणा करके उसकी वास्तविक कीमत ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो हम उचित दरें हैं, वर्तमान दरें हैं, तो जो हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो रेट लगाए जाते हैं वो रेट क्या होते हैं? पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट, यानी जो दरें हैं उसमें हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है प्रत्येक वर्ष एक दरों की पुस्तक जारी करता है। उस पुस्तक में जो मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट में, जिस प्रकार की लेबर इस्तेमाल होती है, और जो हमारे आइटम्स हैं कार के, उन सभी के रेट्स उसकी यूनिट के आधार पर, कि हम किस वर्ग को किस यूनिट में मेजर करते हैं उसके आधार पर दिए रहते हैं। उस बुक को हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट, शॉर्ट में इसको SRB कहते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से दो चीजें हैं, एक है एस्टिमेटेड कॉस्ट, दूसरी कहलाती है एक्चुअल कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कब निकाली जाती है? कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी अनुमानित लागत, ये कहलाती है एस्टिमेटेड कॉस्ट। दूसरी है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तभी पता चलती है जब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी प्रोजेक्ट का पूरा होने के उपरांत उसमें जो धनराशि व्यय होती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कम है तो पता चला कि एस्टीमेट के आधार पर आपने जो धनराशि की व्यवस्था की थी और काम पूरा होने से पहले वो धनराशि समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो काम को पूरा कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट के करीब ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उस धनराशि की उस समय व्यवस्था करके प्रोजेक्ट को पूरा कराया सकता है। तो अब इसमें जो एस्टिमेट करने वाला व्यक्ति है
जिसको कि पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और हमारे जो डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आवास विकास है, इसमें एस्टीमेट बनाने का काम जो करते हैं, उनकी पोस्ट का नाम होता है जूनियर इंजीनियर टेक्निकल, जिसको हम कहते हैं जेईटी। तो जेईटी का काम होता है एस्टीमेट को तैयार करना। तो एस्टीमेट तैयार करने वाला जो व्यक्ति है, उसको ड्राइंग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भी एस्टीमेट तैयार किया जाता है वो ड्राइंग के आधार पर किया जाता है। अगर उसको एक तो ड्राइंग की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और उसको समझना आना चाहिए। दूसरा, उसका कैलकुलेशन वर्क स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला कि उसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई तो जो उसका क्वांटिटी निकलना चाहिए वो नहीं निकलती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा एस्टीमेट करने वाला व्यक्ति यानी जूनियर इंजीनियर टेक्निकल, कुछ विभागों में इसको क्वांटिटी सर्वेयर का भी नाम पदनाम होता है और कुछ विभागों में इसको एस्टीमेटर भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एस्टीमेट करने वाला व्यक्ति, उसको ड्राइंग की अच्छी जानकारी होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए एस्टीमेट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एस्टीमेट दो प्रकार के कहे गए हैं। एक कहलाता है प्रीलिमिनरी, एस्टीमेट। दूसरा कहलाता है डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट यानी प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रारंभिक आकलन और विस्तृत आकलन। प्रारंभिक आकलन ये दो प्रकार से करते हैं, आज इसी पे भी चर्चा करते हैं। प्रारंभिक आकलन जिसको कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट, एक अनुमान लगाना। तो ये जो प्रारंभिक आकलन है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है जब किसी भी परियोजना को बनाने के लिए उसका प्रस्ताव तैयार होता है। प्रस्ताव जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पॉलिटेक्निक में एक बिल्डिंग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, तो इसका एक प्रस्ताव बनाया जाएगा। उस प्रस्ताव में जो निर्माण कराया जाना है, उस प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता है, उसको दर्शाते हुए अपने उच्च अधिकारी या जो हमारा डायरेक्टर वगैरह इत्यादि है, उनके पास भेजा जाता है। उस प्रारंभिक आकलन को भेजने के पश्चात उसकी जो स्वीकृतकर्ता होते हैं, उस प्रोजेक्ट का अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात उसको अनुमोदित करेंगे। जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, यानी कि अनुमोदन का मतलब है कि उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, ये प्रोजेक्ट बनाना या काम कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, तब इसके बाद में फिर डिटेल्ड एस्टीमेट बनता है। उस डिटेल्ड एस्टीमेट में प्रोजेक्ट की ड्राइंग, प्रोजेक्ट की डिजाइन और प्रोजेक्ट में जो भी अन्य आवश्यकताएं हैं, जैसे सेक्शन है, एलिवेशन है, जो भी है, तो उन सबको लगाने के पश्चात रिपोर्ट भेजी जाती है। तो वो आता है डिटेल एस्टीमेट में। तो पहले देखिए प्रारंभिक जो एस्टीमेट है उसको दो आधार से करते हैं। एक पहला कहलाता है प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया रेट से भी कह सकते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। और दूसरा कहलाता है ये क्यूबिकल कंटेंट, इसको प्लिंथ एरिया मेथड भी कहते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी कहते हैं। इनके आधार पर प्रारंभिक आकलन तैयार किए जाते हैं। तो प्लिंथ एरिया से तो सबको जानकारी होगी, यानी किसी भी भवन का जो प्लिंथ लेवल है उसके बाहरी माप जो है वो उनका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है। यानी किसी भी रूम, अगर हम एक रूम लें तो रूम का जो आंतरिक माप है, इसके पश्चात इसमें इसकी दीवार है और इसके पश्चात ये प्लिंथ लाइन। तो प्लिंथ एरिया का मतलब है दीवार के बाहरी भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें ये जो हमारा प्लिंथ का खसका है, ये इसको इसमें ऐड नहीं करते।
ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने के पश्चात जो इसकी निर्धारित दरें होती, इसकी भी दरें पीडब्ल्यूडी शेड्यूल में अलग से रहती है। प्लिंथ एरिया रेट जो कि बिल्डिंग के प्रकार, जैसे मान लीजिए हमारी बिल्डिंग किस प्रकार की है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, तो इस तरीके से उनके अलग अलग रेट हैं, अलग अलग मंजिल के रेट होते हैं। तो उसके आधार पर हम सबसे पहले प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में अगर डिटेल ड्राइंग पहले से तैयार है, जैसे डिटेल ड्राइंग किसी भी प्रोजेक्ट की हमारे पास पहले से तैयार है, तो हम उससे प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने के पश्चात हम जो रेट हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसकी लागत निकल करके आएगी वो हमारा एस्टीमेट कहलाएगा। तो ये तो हमारा हो गया तब जब हमको प्लिंथ एरिया जो हमारा विस्तृत ड्राइंग है उससे कैलकुलेट हो गया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि प्लिंथ एरिया में जो कोर्ट यार्ड है, ओपन स्पेस है, उसकी गणना इसमें नहीं की जाती है। अगर मान लिया हमने बीच में कोर्ट यार्ड छोड़ रखा है तो उसको उसमें से घटा दिया जाएगा। कोई भी ओपन एरिया है उसको उसमें से हटा दिया जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए हमारे पास में हमको प्रोजेक्ट तैयार करना है और हमारे पास में कोई भी डिटेल प्लान नहीं, तो हमने क्या किया कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उस प्रोजेक्ट की, उनकी में क्या क्या एरिया होना चाहिए। जैसे एक हम उदाहरण ले लें छोटा सा, कि मान लो हमको 2 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम का मकान तैयार करना है। अब हमको उसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए इसकी गणना करें। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हमको 2 बेडरूम मान लीजिए 2 नंबर चाहिए। अब एक का एरिया कितना होना चाहिए, चलिए हमने मान लिया कि भाई 4 बाई 4 मीटर के 2 रूम ले लें, तो एक रूम का एरिया हो गया 16 वर्ग मीटर, तो दोनों को जोड़ दें तो इस तरीके से कह सकते हैं 32 वर्ग मीटर। एक ड्राइंग रूम चाहिए, तो ड्राइंग रूम का एरिया मान लीजिए 24 वर्ग मीटर। हम चाहते हैं बड़ा सा ड्राइंग रूम हो हमारा, तो हमने ले लिया कि 24 वर्ग मीटर। अब इसके अलावा जो जरूरी है, जैसे किचन है, इसका एरिया ले लिया चलिए 8 स्क्वायर मीटर। WC एंड बाथ, इनका एरिया भी ले लिया 8 स्क्वायर मीटर दोनों का। तो इस तरीके से जो भी चीज की हमारी आवश्यकताएं हैं ये जो एरिया है ये लाइन डायग्राम बनाने के बाद में उसकी भीतरी माप के आधार पर है, यानी इतना हमको चाहिए है। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 72 वर्ग मीटर। 4 2 6 6 8 14 14 और 8 32 14 8 22 22 2 2 4 72 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अब हमको प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए ये मान्यता है कि हम दीवारों के लिए और जो सर्कुलेशन एरिया होता है जिसमें कि हमारा गलियारा बरामदा इत्यादि आते हैं, उसके लिए जो हमारा ये एरिया आया है उसका 30 से 40%, उसका 30 से 40% और ऐड कर दें। तो अब मान लीजिए इसका हम 30% ऐड करते हैं, तो 30% कितना हो गया, 72 का 30% निकालिए। 72 का 30% करेंगे तो 0.3 से गुणा हो जाएगा 21.6। 22 मान लीजिए राउंड फिगर में, तो 22 स्क्वायर मीटर इसमें और जोड़ दिया तो इस तरीके से 4 और 94 स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये हमारा 94 वर्ग मीटर ये प्लिंथ एरिया हो गया। अब हमारा जो प्लिंथ एरिया रेट है
उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी कॉस्ट निकालेंगे। दूसरा जो मेथड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, इसमें हमने एरिया के आधार पर निकाला, और ये मेथड इसमें उस भवन प्रोजेक्ट का वॉल्यूम निकाला जाता है। तो जैसे हमने ये एरिया निकाला, हमें प्लिंथ एरिया नहीं मालूम था तो हमने प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब ये माना कि ये जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं इसकी हाइट इसमें कौन सी लेते हैं, इसमें हाइट लेते हैं एक फ्लोर से लेकर के दूसरे फ्लोर तक। जैसे हमारा एक ही मंजिल की इमारत है तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है और इसके बाद स्लैब डलने के बाद जो फ्लोर बनेगा वहां से वहां तक की जो ऊंचाई है वो इसकी गणना में लेते। अब मान लीजिए मोटे तौर पे 94 वर्ग मीटर ये हमारा प्लिंथ एरिया हो गया, और इसमें हमने 3.5 मीटर मान लिया कि हाइट है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब इसमें क्यूबिकल रेट होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा प्लिंथ एरिया रेट है वैसे ही क्यूबिकल कंटेंट रेट होते हैं, तो उससे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। तो ये जो हमारा प्रारंभिक आंकड़न है ये रफ एस्टीमेट कहलाता है, ठीक है। अब जो हमारा डिटेल एस्टीमेट है उसकी महत्वता ज्यादा है। ये तो प्रारंभिक आंकड़ा तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, कोई भी जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो व्यक्ति प्रारंभिक आंकड़न बना सकता है। तो इस आंकड़न के आधार पर जो प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हो जाता है कि हाँ इसको अनुमोदन प्राप्त हो गया है, तब इसका डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं। अब डिटेल एस्टीमेट कितने प्रकार के हैं? डिटेल एस्टीमेट सबसे पहले आता है डिटेल एस्टीमेट ऑफ न्यू वर्क। डिटेल एस्टीमेट ऑफ न्यू वर्क, ठीक है। अब इस डिटेल एस्टीमेट में हमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है कि इसमें जितने भी काम होने हैं, सबसे पहला यानी जो हम ड्राइंग लेते हैं और ड्राइंग के आधार पर कार्य की प्रारंभ बिल्डिंग वर्क के लिए सबसे पहले सतह की सफाई, जो भी हम जब जिस एरिया में बनाने जा रहे हैं वहां से सफाई के बाद समतलन करना, समतलन के बाद लेआउट बनाना, ये सब तुम लोगों ने प्रैक्टिकल में सीखा है। अब इसके बाद में अर्थ वर्क से लेकर बिल्डिंग बनने के उपरांत जितने भी काम इसमें होते हैं, यानी पुताई, रंगाई, पुताई, फर्श इत्यादि से लेकर के बिजली का काम, पानी का काम, सीवर लाइन का काम, यानी सब कुछ इनको जोड़ते हुए जो इसकी कॉस्ट आती है वो डिटेल एस्टीमेट होता है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनता है उस ड्राइंग में जो डायमेंशंस होती हैं उन्हीं के आधार पर इसको बनाते हैं। तो ये हमारा होता है जो क्वांटिटी। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्वांटिटी एज पर ड्राइंग। अब इसमें ड्राइंग में तुम्हारा डिटेल प्लान, सेक्शनल एलिवेशन इत्यादि के माध्यम से इसकी हम जो है क्वांटिटी निकालते हैं। अब इसके बाद में क्वांटिटी निकालने के पश्चात फिर बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं सारांश के रूप में सार। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसका एक सारांश बनाते हैं। इस सारांश में क्या क्या होता है? जो भी हमने आइटम जिनकी की गणना की है उन सभी गणनाओं को एक ही पेज में लिस्टेड करें कंटिन्यूशन में, और इसके बाद में उनकी क्वांटिटी क्या है, फिर उसका रेट क्या है, फिर उसका दोनों का गुणा करके अमाउंट क्या है। तो ये टोटल करने के पश्चात ये हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है।
और इस कॉस्ट के निकलने के पश्चात, इस कॉस्ट के निकलने के पश्चात उसमें कुछ परसेंटेज, जैसे 3% कहलाती है कंटिजेंसी, उसमें जो हम काम कराते हैं वहां पे जो खर्चे होते रहते हैं, कागज पत्र की जरूरत पड़ती है, वो कंटिजेंसी। और 2% लेते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जहां पे काम होता है वहां पे तुम्हें चौकीदार रखना पड़ेगा, छोटे मोटे काम के लिए वर्क लेबर इत्यादि रखनी पड़ेगी, तो वो जो कि उस काम में शामिल नहीं है, उस काम की देखरेख, तो उसके लिए तब हमारा ये टोटल एस्टीमेट तैयार हो जाता है। अब इसी के आधार पर आगे जब तुम पढ़ोगे तब निकालेंगे क्वांटिटी एज पर ड्राइंग। तो अब आपके बाद आगे ड्राइंग बताएंगे और उसके बाद उसकी कैसे क्वांटिटी निकालते ये बताएंगे। तो डिटेल एस्टीमेट में ये तो हो गया न्यू वर्क का। इसके अलावा एस्टीमेट होता है जिसको कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट। इसके अलावा रिवाइज एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट किसको कहते हैं? इसमें देखिए क्यों किया जाता है रिवाइज एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट का मतलब है कि जब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट, यानी प्रोजेक्ट जब बनता है तो वो जो ऊपर भेजा जाता है सैंक्शन होने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट सैंक्शन होती है, जब उस कॉस्ट से वर्तमान में प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5% या इससे ज्यादा बढ़ जाए, उसका रीजन कुछ भी हो, एस्टीमेटेड हमारी कॉस्ट है जिसको कि हम एस्टीमेट बनाने के पश्चात सैंक्शन के लिए भेजते हैं, तो वो कहलाती ओरिजिनल सैंक्शन, ये कहलाती सैंक्शनड कॉस्ट। कौन सी? ओरिजिनल, ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट। अब मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट की 5 करोड़ रुपए है, कितने? 5 करोड़ रुपए सैंक्शन कॉस्ट है, और जब उसमें काम प्रारंभ करा दिया गया और काम कराने के बाद में इसकी कॉस्ट 5% या इससे ऊपर बढ़ गई, तो क्या होगा? काम कराने वाला व्यक्ति जितने रुपए में इसको बनना चाहिए था उतने अमाउंट पे नहीं बनवा सकता, तो इसके लिए क्या करेगा? वो रिवाइज एस्टीमेट तैयार करेगा, फिर अपनी जो सैंक्शन अथॉरिटी है उनके पास में भेजेगा कि सर इसकी ये कॉस्ट बढ़ गई है, इसमें प्रोजेक्ट का काम पूरा कराना संभव नहीं है, तो इसको रिवाइज एस्टीमेट के रूप में अगर अधिकारी सहमत है तो उसको सैंक्शन कर। दूसरी कारण ये है एक्सपेंडिचर ऑन वर्क, जो काम है उस पे होने वाले खर्चे अगर 10% से ऊपर बढ़ जाते हैं तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो जो हमने तुम्हें आइटम की लिस्ट बनाई, जो फाउंडेशन से लेकर के फिनिशिंग तक जितने जितने भी, जैसे आज काम शुरू करा दिया गया तो एक दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। प्रोजेक्ट का मतलब है कंप्लीशन का कि जमीन पर उसको तैयार करना, उसके लिए टाइम लगता है। प्रोजेक्ट जितना लंबा होगा उसकी उतने ही समय उसमें ज्यादा लगेगा। तो इसके आधार पर बीच बीच में किसी भी कारणों से मार्केट में अचानक रेट बढ़ जाने से, तो ऐसी स्थिति में अगर जो हमारा कार्य है उस पर होने वाले खर्चे 10% से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमको एस्टीमेट रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवाइज एस्टीमेट में एक तुलनात्मक जो हमारी है विवरण की टेबल बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उस टेबल में क्या होता है कि सबसे पहले उस टेबल में जैसे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद में आइटम ऑफ वर्क, कौन सा आइटम? आइटम ऑफ वर्क। इसके बाद में उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी थी उसकी? क्वांटिटी। इसके बाद में रेट और अमाउंट। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं,
पहले कॉलम में ओरिजिनल, दूसरे में रिवाइज्ड। यानी जब हमने ये एस्टीमेट हमारा सैंक्शन हुआ था उस समय क्या रेट था, उस समय क्या अमाउंट था। अब इसके बाद में रिवाइज्ड में आइए, रिवाइज्ड, उसमें अब क्या रेट हो गया और अब क्या अमाउंट है। इसके बाद लास्ट कॉलम बना देते हैं डिफरेंस का। तो मान लीजिए जैसे कि काम प्रारंभ हो गया और इसके बाद स्लैब डाली जानी थी और पता चला कि इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई, अब ये संभव नहीं आगे कराना, तो इसमें लिखा आरसीसी वर्क। उस समय उसकी क्वांटिटी थी 25 घन मीटर होना था, इसका रेट 4000 रुपये प्रति घन मीटर था। तो इस तरीके से इसकी कॉस्ट कितनी हो गई थी, गुणा कर लीजिए, ये अमाउंट हो गया। अब आज जो रेट है वो रेट हो गया हमारा 4500। तो इस तरीके से अब क्वांटिटी तो यही रही और इसके बाद में अमाउंट बढ़ गया, तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस अगले कॉलम में लिखेंगे। और जो डिफरेंस वाला अमाउंट है इसी तरीके से जितने भी आइटम आगे हैं इन सभी का ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, इसके बाद रिवाइज करा रहे हैं तो उसमें कॉस्ट अब क्या हो गई, इसके बाद का डिफरेंस क्या है, ये हमारा रिवाइज एस्टीमेट हो गया। और अपनी क्यों रिवाइज कर रहे हैं उसका रीजन, जो इसमें दरों में परिवर्तन हुआ उसका रीजन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, उसका औचित्य दर्शाते हुए इसको भेजा जाता है, तो ये कहलाता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। ये भी जो हमारा एस्टीमेट है ये भी डिटेल एस्टीमेट ही होता है, ये भी डिटेल एस्टीमेट में के अंतर्गत ही आता है। तो पहले तो हो गया डिटेल एस्टीमेट ऑफ न्यू वर्क, दूसरा हो गया रिवाइज एस्टीमेट, ये भी उसी का एक पार्ट। इसी तरीके से अगला आता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है कि हमने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का मतलब है कि जब हमने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था और इसके बाद काम शुरू हो गया और बीच में ये आवश्यकता हुई कि इसमें ये चीज और बननी चाहिए थी, ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन ऐड नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में जो भी काम आगे कराना यानी प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं थे और अब इनका निर्माण कराया जाना जरूरी है, तो उनकी कॉस्ट निकाल करके उच्च अधिकारियों को यानी स्वीकृतकर्ता के पास भेजी जाती है और स्वीकृत जब ये एस्टीमेट वहां जाता है तो वो एस्टीमेट सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के नाम से जाता है। ये भी एक डिटेल एस्टीमेट ही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लो हम किसी कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं और हमने उसके लिए इसमें इतने क्लासरूम होना चाहिए, इतनी लैब होना चाहिए, इतना सब कुछ सब तैयार कर, बाद में पता चला सिलेबस चेंज हो गया, काम चल ही रहा था, अब इसमें 2 लैबें और बढ़ गई। जैसे तुम्हारे इसमें बढ़ गई इन्वायरमेंटल स्टडी लैब, WWI लैब। अब इन लैब की व्यवस्था क्या करेंगे, लिखेंगे भाई ये बढ़ गई, इनका बनाया जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा पाठ्यक्रम में जो प्रयोगात्मक कार्य कराने में काफी असुविधा होगी। औचित्य को दर्शाया और उनका प्रावधान दर्शाते हुए फिर एक ड्राइंग बनाई कि अब ये चीज यहाँ पे निर्मित की जाएगी, इस पर इतना व्यय आएगा, तो ये एस्टीमेट हमारा ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। इसके अलावा होता है एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो एनुअल रिपेयर का मतलब ये है कि अब कोई भी संरचना है उसको एक तरीके से कह लीजिए कि अच्छी कंडीशन में रखने के लिए उसकी समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो हम काम कराते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड MB बनती है
और उस एमबी में उसके मेजरमेंट दिए रहते हैं, कौन सा मरम्मत का कार्य कब कराया जाना है, ये जानकारी होने के उपरांत हम उसका एस्टीमेट मरम्मत के लिए तैयार करते हैं और स्वीकृत होने पर वो मरम्मत का काम कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, उसमें समय-समय पर उसमें व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग यानी चूना पुताई और रंगीन पुताई इत्यादि होती है। बाथरूम इत्यादि में जो हमारे पानी के लिए वाटर टेप इत्यादि हैं, इनकी मरम्मत तो ये तो कभी भी हो सकती है आवश्यकता के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस एस्टीमेट का मतलब सिर्फ यही है कि मरम्मत कराने हेतु एनुअल यानी वार्षिक मरम्मत के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, रोड वर्क है। अब रोड वर्क में कहीं पे बीच-बीच में गड्ढे हो गए, तो क्या कराना पड़ेगा? उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। अब या तो मरम्मत कराएँ या पुनः निर्माण कराएँ। तो उसमें पैच वर्क इत्यादि ये सब कराते हैं, रिन्यूअल करवाते हैं उसका। तो ऐसी स्थिति में या कोई मतलब ब्रिज इत्यादि है, उसमें हमारा कुछ डैमेज हो गया, लगातार वाहन चलते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का तो ये हर साल इसका एस्टीमेट तैयार होते हैं, तो इसलिए इनको रिपेयर और या मेंटेनेंस एस्टीमेट कहते हैं। कुछ एस्टीमेट स्पेशल रिपेयर में आ जाते हैं, जैसे अचानक तेज बारिश हो गई, कहीं की मिट्टी धंस गई। अब ऐसी से ये पहले से नहीं तय था, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए क्या तुरंत एस्टीमेट तैयार होगा रिपेयरिंग करने के लिए। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसी जगहों पे ये स्पेशल केसेस आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एस्टीमेट के पार्ट्स हैं, तो हमको इनका ध्यान में रखते हुए डिटेल एस्टीमेट करना है। ठीक है? अब हम तुमको एक सिंपल सी दीवार का एस्टीमेट कैसे करेंगे, ये बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक दीवार किसी बिल्डिंग से है, उसकी लंबाई 6 मीटर है, उसका अनुप्रस्थ काट हम बना दे रहे हैं इसमें, उसके आधार पर इसका एस्टीमेट तैयार करें। Prepare a detailed estimate of a 6-meter long wall of a building from given plan and section। यानी कि एक 6 मीटर लंबी दीवार जो किसी भी बिल्डिंग से है और उसका प्लान सेक्शन दे रखे हैं, तो उसके लिए आपको एस्टीमेट तैयार करना है। अब इसमें इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दे दिए हैं कि जैसे फाउंडेशन शैल बी लाइम कंक्रीट, यानी बिना स्पेसिफिकेशन के कोई काम नहीं होता। इन्होंने कहा कि फाउंडेशन शैल बी ऑफ लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट कहा गया तो रेशियो क्या होगा? रेशियो मान लीजिए 16, 32, 100 या 1:2:6, ये रेशियो हो गया। फाउंडेशन और जो प्लेन, इसमें सुपर स्ट्रक्चर, इसमें ब्रिक वर्क होगा, वो फर्स्ट क्लास का होगा। और इसमें जो मोर्टार इस्तेमाल करेंगे वो सीमेंट मोर्टार होगा। इसका रेशियो 1:6 लिया जाएगा। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है। डीपीसी ये 2.5 सेंटीमीटर मोटी होगी, सीमेंट कंक्रीट की होगी, जिसका रेशियो 1:1.5:3 होगा। इसमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिलाया जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से जो हमारी दीवार है उसमें फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के रूप में क्या करेंगे? 12 मिलीमीटर मोटा प्लास्टर 1:6 मसाले के साथ। अब इसके बाद में हम इसमें पुताई का काम करेंगे। मान लीजिए व्हाइट वॉशिंग करें या कलर वॉशिंग करें, तो कुछ भी लगा करके तुमको इसका लिए एस्टीमेट तैयार करना है। तो अब जो हमारी जो बिल्डिंग है कि बिल्डिंग की एक दीवार है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ये 30 सेंटीमीटर मोटी है दीवार, जिसका प्लिंथ लेवल 40 सेंटीमीटर है और ग्राउंड लेवल से इसकी ऊंचाई ये 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इसमें खसके दिए जा रहे हैं, तो ये 40 सेंटीमीटर खसका हो गया, ये 50 का हो गया,
ये 60 सेंटीमीटर का हो गया, और इसके बाद में ये लाइन पंप, ये 50, 60 और 90। इसकी ऊंचाई मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, ये खस का 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 और ये भी। तो इस तरीके से ये एक 6 मीटर लंबी दीवार मान लीजिए, ये 6 मीटर लंबी दीवार है, जिसका की दीवार का सेक्शन ये है, और इसकी हाइट कहां से, यहां से मान लीजिए ये 3.5 मीटर है, ठीक है। तो अब इसके लिए एस्टिमेट करना है, तो इसमें देखिए ये तो हो गया हमारा कंक्रीट वर्क। तो इस कंक्रीट को डालने के लिए ये जो दीवार है ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अगर हम इसके प्लान में सेंटर दिखाएं तो यानी ये इसका सेंटर है। अब इसमें कंक्रीट की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, जो कि सेंटर लाइन से 45 सेंटीमीटर इस तरफ और 45 सेंटीमीटर इस तरफ है। तो हम इसमें कंक्रीट डालने के लिए क्या करेंगे, जमीन में ये खुदाई करेंगे, तो ये हिस्सा बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो इसकी खुदाई करने में हमको कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ी, ये हमारी कैलकुलेशन करनी। तो देखिए यहां से क्योंकि एक ही दीवार ले रहे हैं तो यहां तक ही खुदाई करनी है। यहां से 45 सेंटीमीटर इधर ले लिया और 45 सेंटीमीटर इस तरफ ले लिया, तो ये हमको ट्रेंच खोदना पड़ेगा। इन सब की जो कैलकुलेशन है, इसके लिए स्टैंडर्ड एक टेबल है, उसको बना लीजिए। जो भी काम एस्टीमेट का करेंगे उस टेबल में ही करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम, हो सकता है बोर्ड में ना है, हम बताते जा रहे हैं, आप बना लीजिए। सबसे पहला कॉलम हो गया सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम हो जाएगा डिस्क्रिप्शंस या पार्टिकुलर्स कह सकते हैं। इसके बाद कॉलम बनता है नंबर्स का, फिर लेंथ, विड्थ, हाइट ऑब्लिक डेप्थ, और इसके बाद क्वांटिटी। ये कॉलम है। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शंस या पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम ऑफ वर्क, तो खाली पर्टिकुलर्स लिख देते काम चल जाएगा। नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ दोनों एक ही कॉलम में रहेंगे, और इसके अलावा क्वांटिटी। इसकी यूनिट मान लीजिए हमने मीटर में लिख दी, लंबाई भी मीटर में लिखेंगे, चौड़ाई भी मीटर में लिखेंगे और गहराई भी मीटर में लिखेंगे। तो अब जो सबसे पहला आइटम था, ये दीवार की लंबाई कितनी, 6 मीटर। तो सबसे पहले हम इसमें मिट्टी का काम करेंगे, तो लिखेंगे अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब नंबर्स कितने हैं, यानी दीवार तो एक ही है, तो नंबर्स में लिख दिया 1। कितनी लंबी खुदाई करनी है, 6 मीटर, तो यहां पे लिख दिया 6.00। चौड़ाई कितनी है इसकी, 90 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसमें रखना है मीटर में, तो हमने लिख दिया 0.90 मीटर। इसके बाद इसकी डेप्थ कितनी खोदनी है, तो देखो ग्राउंड लेवल ये है, ग्राउंड लेवल के नीचे ही खुदाई करनी है, तो 20 सेंटीमीटर ये, 20 ये, 20 ये, 30 ये, तो 20 के 3 हिस्से हो गए, 30 का 1, तो ये टोटल 90 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 90 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ में लिख दी, और इन तीनों का गुणा करके यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी किसमें होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
गहराई, तो ये हो जाएगी घन मीटर में। इसके बाद में हम दूसरे आइटम नंबर कौन सा हो गया 2, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो देखो जितनी इसमें लंबाई में इसकी खुदाई की गई उतनी लंबाई में लाइम कंक्रीट पड़ेगी। तो इसकी लंबाई तो हो गई 6 मीटर, चौड़ाई कितनी दिख रही है 90 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी, अब ये 90 सेंटीमीटर खोदा था, डालेंगे कितना नीचे तली से 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर की गहराई ऊंचाई तक लाइम कंक्रीट डालते, इन चारों का गुणा करेंगे, यानी नंबर्स का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको इसमें लिख देंगे। अब इसके बाद में आएगा ब्रिक वर्क, यानी ये स्टार्ट हो गया। ब्रिक वर्क के बाद में ऊपर ये पड़ती है डीपीसी, फिर डीपीसी लेके चलेंगे। तो देखिए ब्रिक वर्क में ये खस्कों के रूप में है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट फुटिंग, पहला खसका। ये कहलाएगा सेकंड फुटिंग, दूसरा खसका, और ये कहलाएगा थर्ड फुटिंग, तीसरा खसका। लेकिन ये खसका कहां तक है, प्लिंथ लेवल तक है, तो इसके लिए लिखा जाएगा थर्ड फुटिंग अप टू प्लिंथ लेवल। तो इस तरीके से पहला तो आइटम, तीसरा आइटम हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन कहां पर, फाउंडेशन, कब तक, अप टू प्लिंथ, कहां तक करना है, प्लिंथ तक। तो अब इसमें पहले लिखेंगे फर्स्ट फुटिंग, इसका ए बी पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग में लंबाई कितनी हो गई 6 मीटर, लंबाई इसकी हो गई, पहले संख्या हो गई 1, लंबाई 6 मीटर, देखते हैं चित्र में, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इन सबका गुणा करेंगे, क्वांटिटी यहां लिख देंगे। इसके बाद में बी पार्ट इसका सेकंड फुटिंग, बी पार्ट इसका सेकंड फुटिंग, सेकंड फुटिंग इसकी लंबाई 6 मीटर, तो लंबाई वाले कॉलम में 6, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा करते रहेंगे। तीसरे में तो इसी तरीके से थर्ड फुटिंग अप टू प्लेन, तो अब इसमें जो ऊंचाई रखेंगे 20 तो ये हो गई और 60 ये हो गई, यानी 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सी पार्ट में थर्ड फुटिंग अप टू प्लिंथ लेवल यानी पी है, तो लंबाई में 6 मीटर, चौड़ाई में 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई में 80, इन सब का गुणा करके यहां लिख देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे, अब इसके बाद आइटम आएगा डीपीसी का, इसके बाद में आइटम आएगा डीपीसी का। तो डीपीसी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि डीपीसी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो डीपीसी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होता है। तो इसमें हम जब लिखेंगे तो इसकी मोटाई को नहीं लिखेंगे। तो इसमें जो चौथा आइटम हो गया हमारा डीपीसी, नंबर 1, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई वाले कॉलम में डैश लगा देंगे और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे कितना। तो चूंकि इसमें 2 ही ली लंबाई और चौड़ाई, तो यूनिट अपने आप से ये स्क्वायर मीटर में हो जाएगी। इसके बाद में ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो लंबाई 6 मीटर, अब समझ लीजिए, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5। अब देखिए एक ब्रिक वर्क ये था, एक ब्रिक वर्क हमारा किसमें था, फाउंडेशन से प्लिंथ तक, और दूसरा ब्रिक वर्क ये प्लिंथ लेवल से ऊपर तक।
दोनों ब्रिक वर्क दोनों सेम रेशियो के हैं, लेकिन दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फाउंडेशन और प्लिंथ में है, इसका रेट अलग होता है। जो सुपर स्ट्रक्चर में कराते हैं, जब एनालिसिस रेट पढ़ाया था तो उसमें बताया था, जो हमारा ग्राउंड लेवल जो नीचे सब स्ट्रक्चर में है, इसमें मैसन हमारे में कम लगते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में ज्यादा लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट भले मटेरियल कॉस्ट उतनी ही है, लेकिन लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में इसको अलग जोड़ देंगे, और जो सुपर स्ट्रक्चर का है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो इसके लिए लंबाई हो जाएगी 6 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। तो इस तरीके से इसकी जो क्वांटिटी आएगी, क्यूबिक में ये अलग आइटम होगा, ये आइटम अलग होगा और ये आइटम अलग होगा। तो इस तरीके से ब्रिक वर्क का हो गया। अब क्या रह गया? प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर कहाँ कराएंगे? दीवार की लंबाई में। अगर इसमें देखिए दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो एक हिस्सा अगर हम कहेंगे दीवार का भीतरी भाग है, तो भीतरी भाग में इस लेवल पे फर्श बनता है, तो फर्श के नीचे तो हम प्लास्टर करेंगे नहीं। तो अब इसमें 12 mm थिक प्लास्टरिंग इनसाइड ऑफ द वॉल, इनसाइड ऑफ द रूम। तो ये लंबाई हो गई 6 मीटर और ऊंचाई हो गई 3.5 मीटर। तो ये इसका जो एरिया है, ये प्लास्टर के एरिया कहलाएगा। इसके बाद में आउटसाइड, आउटर साइड, तो आउटर साइड में 3.5 मीटर, तो ये हो गया। इसके बाद में 60 सेंटीमीटर प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच की डिस्टेंस है। तो इसमें क्या करते हैं, इस दीवार में ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे तक प्लास्टर करते हैं, जो कि मिट्टी इत्यादि में एप्रोन बना करके नीचे दब जाता है, और इससे क्या होता है, इसकी ऊपर टूटने की संभावना कम रहती है। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से नीचे, ये 10 सेंटीमीटर तक रखते हैं। तो लिख देते हैं 12 mm थिक प्लास्टर आउटर पोर्शन बिलो अप टू 10 सेंटीमीटर, बिलो अप टू 10 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे ये 3.5 मीटर हो गया और 60 ही हो गया। कितना हो गया? 4.1, 10 सेंटीमीटर नीचे ले लिया। अब कितना हो गया? 4.2। अब देखो ये खसका बच गया जो प्लिंथ वाला है, ये 10 सेंटीमीटर टोटल ऑफ डिफरेंस है। 40 और 30 में तो ये 5 बच गया, तो इस 5 को भी ले लेते हैं। किसी किसी किताब में इसको छोड़ भी दिया गया है, लेकिन इसको लेना चाहिए। अगर हम ले लेंगे तो टोटल हमारा ये हो जाएगा 4.25। तो लंबाई 6 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है ये 4.25 मीटर। तो इस तरीके से इन दोनों साइड पे लिख करके इनसाइड और आउटर साइड दोनों का योग, ये क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर हो जाएगी। इसी तरीके से व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग करनी होगी, तो व्हाइट वॉशिंग में बिलो ग्राउंड लेवल नहीं लेंगे, बिलो ग्राउंड लेवल नहीं लेंगे। तो उसके लिए लंबाई हो जाएगी 6 मीटर और ये हो जाएगी 4.25 जो थी, उसमें 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल था, उसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगी 4.15 मीटर। और भीतरी भाग में ये 3.5 ही रहेगी। तो इस तरीके से इन सभी की क्वांटिटी निकाल करके फिर इसके बाद बनता है, बताया था, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इसमें जो क्वांटिटी तुमने निकाली है, अब उसमें कॉलम कौन कौन से होते ध्यान रखिए, देख लीजिए। सबसे पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन, दूसरा कॉलम क्वांटिटी का, यानी ये चीज अब यहां पे आ गई, तो यहां पे लिख दिया क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में लिख दिया क्यूटी, ठीक है। इसके बाद में यहां पे कॉलम आ जाएगा यूनिट का, इसमें कॉलम आ जाएगा यूनिट का। फिर अगला कॉलम हो जाएगा रेट का, अगला कॉलम रेट का।
फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का, रेट के बाद में इसकी भी चाहे तो लिख सकते हैं रेट किस हिसाब से लिया है, तो पर, जैसे इसका रेट जितना भी इतने रुपया प्रति घन मीटर, प्रति वर्ग मीटर, तो इसकी भी यूनिट लिख दे, या इसी रेट में ही आगे लिख दे रेट इतने रुपये पर स्क्वायर मीटर, पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद में अमाउंट। अब जो आइटम तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे वो सारे आइटम इस क्वांटिटी वाले कॉलम में लिख दो, और इसकी यूनिट क्या थी, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, तो लिख देंगे क्यूबिक मीटर, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक मीटर, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन अपलिन क्यूबिक मीटर, इसका डीपीसी ये स्क्वायर मीटर, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर क्यूबिक मीटर, प्लास्टर वर्क स्क्वायर मीटर, व्हाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग स्क्वायर मीटर। तो इन सब के जब रेट और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा अमाउंट, इन स्थान पे आ जाएंगे अमाउंट। अब ये तुम्हें रेट कहां से मिलेंगे, बताया PWD शेड्यूल ऑफ रेट से। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन PWD शेड्यूल में विद स्पेसिफिकेशन इसके रेट दिए हैं, और ये जो हमारा शेड्यूल ऑफ रेट होता है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। जिस जिले में का प्रोजेक्ट है उसी जिले के रेट लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट बनना है सुल्तानपुर में और रेट लगा रखे हैं गोरखपुर के, तो उसके हर एक जगह के रेट अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से इनमें जो रेट उस जिले के हैं उन्हीं जिले के रेटों का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ये अमाउंट निकाल करके और इसके बाद लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाएगा। जो टोटल अमाउंट आ जाएगा फिर इसमें 3% कंटिजेंसी चार्ज इस टोटल कॉस्ट का। ये जो हमारी कॉस्ट आती है ये कहलाती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही रखिए कि इसमें जो भी हमारी कॉस्ट आती है इस कॉस्ट को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो प्रोफार्मा बन के तैयार हो गया, इस प्रोफार्मे को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्लियर? तो इसको समझ लीजिए, यानी कोई भी एस्टिमेट बनाने के पश्चात ये बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति एस्टिमेट को ऐसा नहीं कि जो 200 पन्ने का एस्टिमेट है इतना देखने के बाद किसी के लिए टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ये पेज ही मेन देखा जाता है कि ये आइटम इसमें लिए गए हैं, कोई आइटम छूटा तो नहीं है, एक सारांश के रूप में प्राप्त हो जाता है। हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो आज का जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।